ऐसे टाइम पे जब मार्केट अनसर्टेन है और हर तरफ वॉलेटिलिटी है, ज्यादातर आम इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं कि क्या करें। लेकिन FIIs और DIs जो मार्केट के सबसे बड़े और इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स होते हैं, अभी भी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें समझ आ जाए कि वो कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है कि स्मार्ट मनी किस तरफ जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे स्टॉक्स जहां इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ताकि आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाओ। हम पहले वो टॉप 5 स्टॉक्स देखेंगे जो FIIs आर बाइंग, फिर बाकी वो टॉप 5 स्टॉक्स देखेंगे जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज यानी DIIs खरीद रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये लिस्ट और एक एक करके देखते हैं वो टॉप 10 स्टॉक्स। विद योर होस्ट स्वाति, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करेंगे विद द 10th कंपनी इन द लिस्ट, दैट इज UPL लिमिटेड। UPL एक ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के कोर में काम करती है, यानी ये फार्मर्स को क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है, और वो भी 140 प्लस कंट्रीज में 50,000 से 55,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। ये उन फ्यू इंडियन कंपनीज में से है जिनके पास इस क्रिटिकल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्लोबल स्केल है। कंपनी का की डिफरेंशिएटर है इसकी इंटीग्रेटेड मॉडल और रीसेंट स्ट्रेटेजिक रीसेट। UPL अपने ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को सिंप्लीफाई करके एक फोकस्ड एंटिटी बना रहा है, साथ ही अग्रेसिवली डेट कम कर रहा है। इसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। नेट डेट टू एबिटा 4.6x से गिरकर 2x के आसपास आ चुका है और इंप्रूव हो रहा है, जो फाइनेंशियल रिस्क कम करता है और रिटर्न क्वालिटी बेटर बनाता है। साथ ही एबिटा 9,000 करोड़ ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस तक पहुंच चुका है और मार्जिन्स 18% तक एक्सपांड हो रहे हैं। फ्लोज देखें तो FIIs ने अपनी स्टेक 6.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाई है। ये क्लियर सिग्नल है कि वो रीस्ट्रक्चरिंग, क्लीनर बैलेंस शीट और फोकस बिजनेस से आने वाले पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग पर बेट ले रहे हैं। रिस्क भी क्लियर है, ग्लोबल क्रॉप प्राइस साइकिल्स, चैनल इन्वेंट्री मूवमेंट और अगले 12 से 15 महीने में रीस्ट्रक्चरिंग एग्जीक्यूशन। अगर बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट सस्टेन होता है तो री रेटिंग पॉसिबल है, लेकिन डिले या मिस स्टेप हुआ तो स्टॉक कुछ टाइम तक रेंज बाउंड रह सकता है। अब चलते हैं लिस्ट की 9th कंपनी की तरफ, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। होम फर्स्ट फाइनेंस कोई टिपिकल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है जो सिर्फ प्राइम बोरोवर्स को लोन देती है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काम करती है, मतलब उन लोगों को होम लोन देती है जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं और जिनकी इनकम या तो इनफॉर्मल होती है या प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। लगभग 11,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ कंपनी अभी उस स्टेज पर है जहां ग्रोथ आगे है, पीछे नहीं। इस बिजनेस को एक्चुअली ड्राइव करता है इसका अंडरराइटिंग मॉडल। ट्रेडिशनल लेंडर से अनलाइक ये डेटा साइंस और ऑल्टरनेटिव डेटा का यूज करके बोरोवर्स को असेस करती है, यानी जो लोग बैंक से रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हें भी ये वैल्यूएट करके लोन दे पाती है। इसी वजह से कंपनी ने अपना AUM 14,925 करोड़ तक स्केल किया है, 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, और एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल रेंज में मेंटेन की है। साथ ही पैट ग्रोथ 44% ईयर ऑन ईयर है, जो दिखाता है कि जैसे जैसे लोन बुक ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी फास्टर पेस से बढ़ रही है। अब फ्लोज देखें तो FIIs ने अपनी स्टेक लगभग 4.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाई है। ये रैंडम नहीं है, वो क्लियरली एक ऐसे नीश लेंडर पर बेट कर रहे हैं जो अनडिजर्व्ड बोरोवर्स को बेटर समझता है, जहां स्प्रेड स्ट्रॉन्ग है और ROA 4% के अराउंड है, जो काफी हेल्दी माना जाता है। लेकिन रिस्क भी हैं। इस सेगमेंट में एसेट क्वालिटी जल्दी खराब हो सकती है अगर क्रेडिट साइकिल वीक हो जाए, और फंडिंग कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्प्रेड ड्रिवन बिजनेस है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये क्वाइटली कंपाउंड कर सकता है, लेकिन अगर साइकिल टर्न हुआ तो मॉडल टेस्ट होगा। अब अगली कंपनी एक काफी इंटरेस्टिंग लेवल पर है, विशाल मेगामार्ट लिमिटेड। विशाल मेगामार्ट एक 53,500 करोड़ का रिटेल बिजनेस है जो एक सिंपल आइडिया पर बना है, मिडिल इंडिया के लिए अफोर्डेबल फैशन और डेली हाउस होल्ड एसेंशियल्स। इस बिजनेस को इंटरेस्टिंग बनाता है ये फैक्ट कि जब काफी रिटेल कंपनीज ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तब ये कंपनी अभी भी लोकल किराना और छोटी दुकानों से मार्केट शेयर ले रही है। थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू 17% ग्रो हुआ और प्रॉफिट 19%, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था 9.6% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो मेनली ज्यादा फुटफॉल की वजह से आया। लगभग 70% ग्रोथ से ट्रांजैक्शंस बढ़ने से आई हैं। इसका मतलब कंपनी प्राइस बढ़ाकर नहीं बल्कि ज्यादा कस्टमर्स लाकर ग्रो कर रही है। साथ ही अपने खुद के ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन 74.5% तक पहुंच गया है, जो मार्जिन स्ट्रॉन्ग रखता है, और स्टोर नेटवर्क भी बढ़कर 771 लोकेशंस हो चुके हैं। अब फ्लो देखें तो FII ओनरशिप दिसंबर 2025 के 15.52 से बढ़कर मार्च 2026 तक 22% हो गई है। एक न्यूली लिस्टेड रिटेलर के लिए ये काफी शार्प जंप है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां डबल डिजिट सेम स्टोर ग्रोथ, साउथ इंडिया में फास्ट एक्सपेंशन और हाई मार्जिन प्राइवेट लेबल्स प्लस क्विक कॉमर्स मॉडल पर बेट कर रहे हैं, जिससे प्रॉफिट रेवेन्यू से फास्टर ग्रो कर सकते हैं।
आगे देखने वाली चीज ये होगी कि क्या कंपनी कंपटीशन बढ़ने के बाद भी 10% सेम स्टोर ग्रोथ मेंटेन कर पाती है, स्पेशली जब नए स्टोर्स मैच्योर होंगे। अगर विशाल मेगा मार्ट बिना मार्जिन सैक्रिफाइस किए मार्केट शेयर गेन करता है तो आने वाले 3 सालों में बिजनेस काफी बड़ा दिख सकता है। अब लिस्ट की 7th कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। श्रीराम फाइनेंस एक 2.36 लाख करोड़ का एनबीएफसी है जो एक ऐसे सेगमेंट पर फोकस करता है जहां बैंक्स यूजुअली स्ट्रगल करते हैं, जैसे स्मॉल ट्रक ओनर्स, रूरल बोरोवर्स और छोटे बिजनेसेस। ये कंपनी इंडिया में लगभग हर 4 यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स में से एक को फाइनेंस करती है, जो इस सेगमेंट में इसकी स्ट्रॉन्ग पकड़ दिखाती है, जहां स्केल से ज्यादा अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब इंटरेस्टिंग चेंज ये है कि श्रीराम सिर्फ व्हीकल फाइनेंशियर नहीं रहा। मर्जर के बाद कंपनी के पास 3225 ब्रांचेस का नेटवर्क है और अब ये एसएमई लोन्स, गोल्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है, यानी बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड हो गया है। मैनेजमेंट का मानना है कि प्रपोज्ड एमयूएफजी इन्वेस्टमेंट से कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट अगले 2 सालों में 100 बेसिस पॉइंट्स तक कम हो सकता है और ग्रोथ जो अभी 16 to 17% है वो बढ़कर 20% के आसपास जा सकती है। अब फ्लोज देखें तो 2025 के ज्यादा पार्ट में एफआईआई ओनरशिप गिर रही थी। मार्च में 53.6% से दिसंबर तक 47.2% हो गई थी, लेकिन फिर अप्रैल 2026 में ये सडन जंप करके 56.1% हो गई। इससे लगता है कि इन्वेस्टर्स अब शॉर्ट टर्म डाइल्यूशन को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस कर रहे हैं, जैसे लोअर फंडिंग कॉस्ट, पॉसिबल AAA रेटिंग और स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट, जो आगे चलकर आरओए और मार्केट शेयर दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। आने वाले क्वार्टर्स में की चीजें देखनी होंगी। क्या एमयूएफजी डील को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है, क्या बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअली कम होता है और क्या कंपनी बिना ज्यादा रिस्क लिए फास्टर ग्रो कर पाती है। अब चलते हैं उस कंपनी की तरफ जिसे लास्ट क्वार्टर में एफआईआईज ने सबसे ज्यादा खरीदा, सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल एक 17,845 करोड़ की मॉर्गेज फोकस्ड एनबीएफसी है जो अब स्लोली एक ट्रेडिशनल हाउसिंग लेंडर से शिफ्ट होके एक ब्रॉडर एसेट लाइट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रही है। सिंपल शब्द में, फ्यूचर में सिर्फ लोन देने वाली कंपनीज नहीं बल्कि वो कंपनीज जीतेगी जो फास्ट लोन ओरिजिनेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे और कैपिटल को एफिशिएंटली रिसाइकल कर पाए, और सम्मान उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। नंबर भी शिफ्ट को सपोर्ट करते हैं। एयूएम 26% ईयर ऑन ईयर ग्रो होके 44,038 करोड़ तक पहुंच गया है। पैट 314 करोड़ तक बढ़ा है और जीएनपीए सिर्फ 1.2% है, जो एसेट क्वालिटी स्ट्रांग होने का सिग्नल देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि कंपनी को लेंडिंग और डायरेक्ट असाइनमेंट मॉडल पर शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर ज्यादा रिस्क नहीं रखेगी और फ्यूचर में ऑपरेटिंग कॉस्ट 15 से 18% तक कम हो सकती है। इसी वजह से शायद एफआईआईज ने अग्रेसिवली बाइंग की है। उनका स्टेक दिसंबर 2025 के 24.9% से बढ़कर मार्च 2026 तक 46.2% हो गया। इन्वेस्टर्स यहां आईएचसी डील, लोअर फंडिंग कॉस्ट और स्केलेबल एसेट लाइट मॉडल पर बेट कर रहे हैं, जो आगे चलकर आरओई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा रिस्क एग्जीक्यूशन का है। अगले 2 से 4 क्वार्टर्स में देखना होगा कि क्या आरबीआई अप्रूवल्स मिलते हैं, क्या को लेंडिंग स्मूथली स्केल होता है और क्या कंपनी फंडिंग कॉस्ट कम कर पाती है बिना एसेट क्वालिटी को अफेक्ट किए। सम्मान कैपिटल अभी ट्रांजिशन फेज में है और इसका नेक्स्ट फेज एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। अगर अप्रूवल्स मिल गए और फंडिंग कॉस्ट गिर गई तो आने वाले कुछ सालों में ये बिजनेस काफी अलग दिख सकता है। अब चलते हैं वो टॉप 5 कंपनीज की तरफ जहां डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बुलिश हैं। लिस्ट की 5th कंपनी है अर्बन कंपनी लिमिटेड। अर्बन कंपनी लगभग 20,843 करोड़ की कंपनी है जो इंडिया के एक बड़े अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होम सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। सिंपल टर्म्स में ये सिर्फ ब्यूटी या रिपेयर सर्विस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रही है जहां लोग अपने रेगुलर हाउस होल्ड स्पेंड जैसे क्लीनिंग, ग्रूमिंग, मेंटेनेंस मैनेज कर रहे हैं। इस क्वार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ग्रोथ की क्वालिटी में था। Q3 में रेवेन्यू 42% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 383 करोड़ हो गया। कोर इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज 21% एनटीवी ग्रोथ डिलीवर की और एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स 4.4% से बढ़कर 5.6% हो गए। और डीपर इनसाइट यह है कि कंपनी के मैच्योर कैटेगरीज में से लगभग 30% ऑलरेडी 8% एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा बिजनेस और स्ट्रांग होता जाएगा। इसी वजह से डीआईएस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मार्च 2026 में उन्होंने लगभग 837 करोड़ के शेयर्स खरीदे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रिपीट कस्टमर्स, सिटीज में डेंसिटी बढ़ना और अलग अलग कैटेगरीज में क्रॉस सेलिंग, ये सब मिलकर मार्जिन्स को स्टेडली इंप्रूव कर सकते हैं।
बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो नेटिव, जो इनका वाटर प्यूरिफायर बिजनेस है, 93% ग्रो हुआ। यूएई और सिंगापुर ऑपरेशन 79% ग्रो हुए। इंस्टा हेल्थ, जो अभी लॉस मेकिंग है, उसमें भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। लॉस पर ऑर्डर 760 से गिरकर 381 हो गया है। इससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी लर्निंग फास्ट है और लॉसेस कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन रिस्क भी है। इंस्टा हेल्प को स्केल करना अभी भी एक्सपेंसिव है। अगर कस्टमर डिस्काउंट्स हायर है या कंपटीशन बढ़ गया तो प्रॉफिटेबिलिटी का टाइमलाइन FY28 से आगे पुश हो सकता है। अब चलते हैं फोर्थ कंपनी की तरफ, सेडिमैक। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके बारे में शायद ज्यादा इन्वेस्टर्स ने नहीं सुना होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्हीकल्स के अंदर यूज हो रहे हैं। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, ECU और पावर ट्रेन कंट्रोलर्स बनाती है जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, जेनसेट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं। आज के टाइम में जब व्हीकल ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और एफिशिएंट बन रहे हैं तो ये पोजीशन काफी वैल्यूएबल बन जाती है। सेडिमैक को अलग बनाता है इसका बिजनेस मॉडल। ये सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी ओन करती है। इंडिया के ISG ECU मार्केट में इसका लगभग 30% मार्केट शेयर है और ग्लोबली जेनसेट, सुपरवाइजरी कंट्रोलर्स और EFI ECUs में 14% शेयर है। अब फ्लोज देखें तो मार्च 2026 में DIS ने लगभग 914 करोड़ के शेयर्स खरीदे। कंपनी के साइज के हिसाब से काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ एक रेयर इंडियन ऑटोटेक कंपनी देख रहे हैं जिसके पास प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर और EVs, पावर टूल्स और एक्सपोर्ट्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रिस्क भी क्लियर है। बिजनेस अभी भी कुछ ही सप्लायर्स और बड़े कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है। टॉप 10 सप्लाई से 63% रॉ मटेरियल आता है और अगर नए प्रोडक्ट्स लार्ज OEMs के साथ स्केल नहीं कर पाते तो ग्रोथ जल्दी स्लो हो सकती है। अब चलते हैं थर्ड कंपनी की तरफ, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। मैक्स हेल्थकेयर इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड हॉस्पिटल कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, जिसका वैल्यूएशन लगभग 92,600 करोड़ का है। इसके पास 5,200 प्लस बेड्स हैं दिल्ली, NCR, मुंबई, मोहाली, लखनऊ और नागपुर जैसे सिटीज में। इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बेड्स मोस्टली मेट्रो सिटीज में हैं। लगभग 73% कैपेसिटी ऐसे एरियाज में है जहां हॉस्पिटल बेड्स की सप्लाई कम है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और प्रीमियम हेल्थ केयर प्राइसिंग स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है। इस पोजीशनिंग का इंपैक्ट नंबर्स में भी दिख रहा है। Q3 FY26 में रेवेन्यू 9% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2,484 करोड़ हो गया और प्रॉफिट भी 9% से बढ़कर 344 करोड़ हो गया, इवन दो नए हॉस्पिटल्स के स्टार्ट होने से स्टाफिंग कॉस्ट बढ़ गई है। अब DIS की एक्टिविटी देखें तो मार्च 2026 में उन्होंने 1.37 करोड़ शेयर्स खरीदे वर्थ 1,407 करोड़, जो एक ऑलरेडी हेवीली इंस्टीट्यूशनल ओन कंपनी के लिए काफी सिग्निफिकेंट बाइंग है। रीजन सिंपल है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ एक ऐसे हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं जिसमें प्रीमियम प्राइसिंग पावर, 26% रिटर्न ऑन कैपिटल, स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो और क्लियर एक्सपेंशन पाइपलाइन है जो आने वाले कुछ सालों तक अर्निंग्स को स्टेडली ग्रो कर सकता है। लेकिन रिस्क भी है। कंपनी का एक्सपोजर अभी भी दिल्ली, NCR और मुंबई पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर प्राइसिंग रेगुलेशंस आती हैं या अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड या ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड जैसे प्लेयर्स ये कंपटीशन बढ़ाते हैं तो मार्जिन प्रेशर में आ सकती है। आने वाले क्वार्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या मैक्स अपने एक्सपैंडेड कैपेसिटी को कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाता है। अगर हाँ तो DIS शायद मानेंगे कि उन्होंने यहां अर्ली एंट्री ली है। अब चलते हैं सेकंड मोस्ट बॉट कंपनी बाय DIS की तरफ, लोधा डेवलपर्स लिमिटेड। लोधा डेवलपर्स को इंडियन रियल एस्टेट के दो बड़े ट्रेंड्स का फायदा मिल रहा है। एक बायर्स का ट्रस्टेड ब्रांडेड डेवलपर्स की तरफ शिफ्ट होना और दूसरा मुंबई, पुणे और बैंगलोर जैसे सिटीज में प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड का फास्ट बढ़ना। 81,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ लोधा अब सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें रेसिडेंशियल सेल्स के साथ साथ एन्युटी इनकम और डेटा सेंटर जैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी इंक्लूड हो रहे हैं। इस बिजनेस का रियल स्ट्रेंथ यह है कि कंपनी अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है लेकिन अपनी बैलेंस शीट को ओवर स्ट्रेच नहीं कर रही। Q3 में प्री सेल्स 25% बढ़कर 56,200 करोड़ हो गए। ये 9 मंथ्स के रेवेन्यू भी 25% ग्रो हुआ और एडजस्टेड प्रॉफिट 31% बढ़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने 9 महीने में 5,88,000 करोड़ वर्थ न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड किए जो उसके फुल ईयर टारगेट का 2.3x से भी ज्यादा है। अब DIS की होल्डिंग्स देखें तो दिसंबर 2025 के 3.17% से बढ़कर मार्च 2026 तक 4.62% हो गई। परसेंटेज छोटा लग सकता है लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में 145 बेसिस पॉइंट का जंप काफी मीनिंगफुल है। इंस्टीट्यूशंस यहां बेट कर रहे हैं कि लोधा का नेक्स्ट ग्रोथ फेज सिर्फ अपार्टमेंट सेलिंग से नहीं बल्कि रेकरिंग इनकम स्ट्रीम से आएगा। लेकिन रिस्क भी क्लियर है। कंपनी का एक्सपेंशन अभी अग्रेसिव है। नए सिटीज, NCR एंट्री और डेटा सेंटर स्ट्रेटेजी सब एग्जीक्यूशन हेवी प्लान्स हैं। अगर प्रोजेक्ट लॉन्चेस स्लो हो जाते हैं, अप्रूवल्स डिले होते हैं या मुंबई हाउसिंग डिमांड वीक होती है तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ओवर ऑप्टिमिस्टिक लग सकती है। आने वाले क्वार्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी
लॉन्च कन्वर्जन, कैश फ्लो स्ट्रेंथ और ये कि क्या नए मार्केट बिना डेट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाए कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं। अब चलते हैं इस लिस्ट की मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनी की तरफ जो DIS ने सबसे ज्यादा खरीदी है, इवन विद काफी अनसर्टेनिटीज, और वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका मार्केट कैप लगभग 12.2 लाख करोड़ है। क्योंकि इस सिस्टम का सबसे बड़ा लेंडर है, इसके नंबर सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर HDFC बैंक क्लीन ग्रोथ कर रहा है, स्टेबल डिपॉजिट्स और लो बैड लोन्स के साथ, तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि ओवरऑल बैंकिंग एनवायरनमेंट भी स्ट्रांग हो रहा है। इस क्वार्टर का मेन हाईलाइट ये है कि बैंक अब पोस्ट मर्जर एडजस्टमेंट फेज से बढ़कर निकलता हुआ दिख रहा है। डिपॉजिट 12.2% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 28.6 लाख करोड़ हो गए हैं और एडवांसेस 9.8% बढ़कर 29.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। एसेट क्वालिटी भी स्ट्रांग है। ग्रॉस NPA सिर्फ 1.24% पर स्टेबल है और रिटर्न ऑन एसेट्स 1.9% है, जो इस साइज के बैंक के लिए काफी हेल्दी नंबर माना जाता है। अब DIS की होल्डिंग देखें तो वो दिसंबर 2025 के 37% से बढ़कर मार्च 2026 तक 40.1% हो गई, यानी 130 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज। इससे लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मानना शुरू कर रहे हैं कि मर्जर का डिफिकल्ट फेज अब खत्म हो चुका है और अब बेनिफिट्स ग्रेजुअली शो होने शुरू होंगे। उनका फोकस यहाँ पर इंप्रूविंग डिपॉजिट्स, लोअर फंडिंग प्रेशर और हायर यील्ड लेंडिंग सेगमेंट को ग्रो करने पर है, बिना एसेट क्वालिटी को डिस्टर्ब किए। लेकिन नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बैंक को अभी भी ये प्रूव करना है कि मार्जिन यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.35% है, जो अभी भी हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा लो है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग रहे ताकि एक्सपेंसिव फंडिंग पर डिपेंडेंस कम हो। तो ये थे FIIs और DIS के इस क्वार्टर के टॉप 10 स्टॉक्स। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन से कंपनीज पर बुलिश हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.